मुझे कॉलेज अच्छा। छोड़ना पड़ा सर। 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो 8 साल डिप्रेशन में जब आप रही भारती जी, तो क्या किया उस दौरान आपने, मतलब? सर उस दौरान तो सिर्फ सोच थी मेरे दिमाग में कि आगे जाने के बाद मैं करूंगी क्या। एफबी इंस्टा रीडर में वक्त बिताने से बेटर अगर हम इस तरफ वीडियो पे फोकस किया जाए तो सर एलएलबी की पढ़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो, जनरल नॉलेज, इन्हीं रिसेंटली केसेस इसी में बिताया। और अभी मुझे ऑडियंस के डिमांड पे कविता बनानी है सर। रेडियो शब्द देता हूं मैं आपको। इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है। क्या बात है। तो फिर बाद में जब मेरे पास आंखें गई और मैं कॉटन का गणपति बनाती हूँ बियर की बोतल पे, क्योंकि मैं पढ़ क्या के बात। थक जाती हूँ सर। बोला जाए तो मेरी पढ़ाई, बोला जाए तो 8-9 घंटे पढ़ो तो ही मैं पास होगी। चलिए, तो कोई नहीं, ये पता चला हमको कि भारत कुछ ऐसा भी है जो भारती जी को नहीं आता है। तो सर अगर सभी इंसान सभी तरह से संपूर्ण हो जाए तो भगवान की जगह ले ले। जो समाज में कई सारी चीजें होते हैं, उनमें से विवाह भी एक है, शादी ब्याह भी एक उसमें जी से हाँ है। सर, आपकी बात सही है। जी। मम्मी पे लिखा है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरसी संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह हाजिर हूँ प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के। और आप सब तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कुछ अनोखा करके दिखाया है, या जिनके अंदर कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो शायद औरों से हट करके हों, और सही मायने में जिन्होंने अपने मन की आंखों से कुछ कर दिखाया हो। तो ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, नागपुर महाराष्ट्र से भारती जी। भारती जी, रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। तो भारती जी, हमारे सुनने वालों को ज़रा अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपको कौन सी परेशानी है? जी सर, मैं नागपुर से हूँ और मैं अभी एलएलएम क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ दीक्षा भूमि अंबेडकर लॉ कॉलेज से। जी। और पहले मैं देख सकती थी, लेकिन 10वीं के बाद मुझे ये तकलीफ शुरू हुई और मुझे डॉक्टरों से पता चला कि मुझे रेटिना प्रॉब्लम है। और धीरे अच्छा। धीरे मेरे आंखों के पर्दे पतले हो रहे हैं और जलते हुए आ रहे हैं। और फर्स्ट ईयर से मेरा पढ़ना असंभव हो गया, तो मुझे कॉलेज अच्छा। छोड़ना पड़ा सर। 8 साल अच्छा। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी लाइफ 8 साल हॉस्पिटलाइज रही। 2.3 पॉइंट ब्लड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, यही मेरी जिंदगी रही। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने गुरु अकील अहमद सर के संगीत का सहारा लिया। गुरु अकील अहमद सर संगीत के टीचर है जो क्लासिकल संगीत पढ़ाते हैं। और जी। फिर मैंने जब इस कॉलेज में क्लास में एडमिशन किया, तब मुझे पता चला कि दिव्यांग भी पढ़ते हैं, ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग कर कर सुनकर पढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ, जब दिव्यांग पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। और फिर मैंने 1 महीने में अपनी ब्रेल कंप्लीट की और फिर बाद में फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया 8 साल की गैप के बाद। और अब फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ किया सर। और अभी मैं एलएलएम सेकेंड ईयर की विद्यार्थिनी हूँ क्रिमिनल लॉ में। बहुत खूब। तो अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है भारती जी? जी सर, अभी मुझे सिर्फ 20% दिखाई देता है। अच्छा। तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी लग रहा है कि दिखना कम हो रहा है आपको? धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी पूरी चले जाएगी, डॉक्टरों का कहना है। मेरी दादी की आई डोनेट करने वाले थे 2010 में, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर आई डोनेट भी की जाए तो मेरे अंदर की बीमारी वो नई आंखों को भी खराब कर देगी, इसलिए आई डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा उनका कहना था सर। तो भारती जी, फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, मेरे पापा सुरेश महादेव यादव जो मेहो हॉस्पिटल पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, और हम 3 भाई और 3 बहन है सर। अच्छा, 6 भाई बहन है। हम्म। तो आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, या बीच में हैं? जी सर, मैं दूसरे नंबर की हूँ। अच्छा, आप सेकंड नंबर पे।
तो 8 साल डिप्रेशन में जब आप रही भारती जी, तो क्या किया उस दौरान आपने, मतलब? सर उस दौरान तो सिर्फ सोच थी मेरे दिमाग में कि आगे जाने के बाद मैं करूंगी क्या, और मैं फ्यूचर में बोला जाए तो दूसरों पे डिपेंड रहूंगी, ना मैं कमा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो लाइफ बोला जाए तो उसे डिप्रेशन के कारण 2 पॉइंट ब्लड होना, 3 पॉइंट ब्लड होना, अनेमिया, जिसके कारण मैंने अपने 8 साल ऐसे ही गवा दिए। उस दौरान कुछ सीखने का भी काम कर पाए या बिल्कुल एकदम खाली हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं किया आपका? नहीं सर, वो 8 सालों में तो पहले तो कोई गाइडेंस करने वाला मिला ही ना था। डैडी का कहना था कि मैं आज रिटायर हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ, रास्ते पे अगर जाएगी, कम ज्यादा हो गया तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब गुरु अकील अहमद सर को मेरे फैमिली डॉक्टर से पता चला कि सिर्फ किताबें दे दी जाए तो वो फिर से जीने की उम्मीद जाग उठेगी, और फिर सर ने मुझे ब्रेल में एडमिशन कराया। फिर मैंने 1 महीने में ब्रेल कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मैंने एलएडी कॉलेज में फिर से एडमिशन कराया बीए में। तो आपने ब्रेल लिपि कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी? जी आत्मदीपम सोसाइटी जो अंबाझरी में है सर, वहां से सीखी। नागपुर में ही है आपके? जी हाँ। तो अब आप ब्रेल अच्छे से जानते हैं, ब्रेल लिपि? जी हाँ सर। अच्छा, तो अब जो आप एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं अभी इन दिनों में, वो कैसे कर रहे हैं? सर वो एलएलएम की पढ़ाई में इंस्टा रीडर है हमारे पास, जो ऐप है मोबाइल में, उसमें बुक की फोटो क्लिक कर लो तो वो रीडर पढ़ता है। और सर अभी क्या बोलते हैं, हम जो मोबाइल में नेट पैक होता है जिसमें यूट्यूब में बहुत सारे लॉ के वीडियोस आते हैं, जीके नॉलेज आते हैं, अगर हम उस नेट पैक का सही में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, एफबी इंस्टा रीडर में वक्त बिताने से बेटर अगर हम इस तरफ वीडियो पे फोकस किया जाए तो सर एलएलबी की पढ़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो, जनरल नॉलेज, इन्हीं रिसेंटली केसेस, इसी में बिताया। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे कॉलेज के टीचर्स का रहा, जैसे मेरे प्रोफेसर शाजिया मैम, डॉक्टर हिमा विनोन मैम, वर्षा देशपांडे मैम, प्रतिमा लोखंडे मैम, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेहरे मैम और बहादुर सर। और ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल मैम इतने सपोर्ट करते हैं हमें कि उन्होंने चेन्नई फाउंडेशन जो अभी गोवा की है सर, और ये हमें 10,000 की स्कॉलरशिप ब्लाइंड स्टूडेंट को देती ही है। साथ ही साथ जो अभी क्या बोलते हैं लैपटॉप के जो जितने भी क्या बोलते हैं कोर्स है, अभी MSc IT हो गया, टैली हो गया, ये सारे कोर्स करने के लिए हमारे कॉलेज की मैम ने एक बड़ा सा रूम दिया हुआ है, जिसमें चेन्नई फाउंडेशन की जो सर है वो हमें फ्री MSc IT की क्लासेस कराते हैं, ताकि हम, उनका मोटिव हमें स्कॉलरशिप देना ही ना हो, हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी हासिल कराना है ताकि हम एक पर्टिकुलर जॉब हासिल कर सके। तो अब आप फोन वगैरह भी चला लेती हैं अच्छे से? जी हाँ, मैं टॉक बैक सिस्टम से फोन अच्छे से चला लेती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि जिस तरह से आप ने वापस एक तरह से अपने आप को खड़ा किया, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि 8 साल डिप्रेशन में रहना कम बात नहीं है। ये बताइए भारती जी कि लॉ फील्ड में जाने का सपना कब देखा आपने? सर ये सपना तो मैंने बचपन से ही देखा था। छोटी सी थी तो अदालत सीरियल देखती थी, जिसमें वकीलों को देखती थी कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैसे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं लॉयर बनूं। लेकिन ये सपने जब 10वीं के बाद टूटते हुए नजर आए कि मैं पढ़ नहीं सकती अब, तो फिर मैंने वहाँ जब ब्रेल सीखने गई आत्मदीपम सोसाइटी में, वहाँ नंदिता त्रिपाठी मैम को देखा, और वो असिस्टेंट गवर्नमेंट लॉयर है, और वो भी टोटली ब्लाइंड है। लेकिन टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी आज मैंने जब उनको देखा तो मेरे सपने फिर जाग उठे कि भारतीय, जब मैम भी टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने तो दुनिया नहीं देखी, अंधेरी के सिवा नहीं देखा, लेकिन तो भी आज एक वो लॉयर है और क्रिमिनल मैटर में वो केस लेते हैं, तो मेरे लिए वो सपने फिर से जाग उठे। और दूसरी बात, फिर मैंने डॉक्टर शिप्रा सरकार मैम को, जब मैं बीए में एलएडी में थी, उनको देखा। उन्होंने मुझे हर बार एक ही चीज बोली कि भारती, इंसान बोला जाए तो सब कुछ कर सकता है, हमने तो दुनिया नहीं देखी, इंसान कैसे दिखते हैं हमने ये नहीं देखा, लेकिन तो भी आज हम आगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों फिर आंखों के लिए रो रही हूँ, जिन्होंने दुनिया आज तक नहीं देखी, रंग कैसे होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, वो जब दुनिया से इतने खुश है और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी पे है, तो मैं इन सब के लिए रोते हुए अपना क्यों समय बर्बाद करूं। और मैंने फोकस अपने एलएलबी के तरफ किया, और तब तक तो मैं बीए में एडमिशन कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ करूं, और फिर एलएलएम में मैंने एडमिशन किया, और आज मैं एलएलएम लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सर।
वेरी नाइस। तो ये शिप्रा मैम भी ब्लाइंड है? जी, शिप्रा सरकार मैम भी ब्लाइंड है। और सर साइड बाय साइड मेरे साथ बोला जाए तो बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे गायत्री वात्सल्य मैम, जो ऑटिस्टिक बच्चे और जो बोला जाए तो जो बातें ठीक से नहीं कर सकते, वो बच्चों की संस्था चलाती है, एसवी के शिक्षा संस्था, जिसमें मैंने ये देखा कि वो बच्चे ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी अभी उन्होंने झनकार ब्रांड लॉन्च किया है, और जिसमें अनूप तायड़े सर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और सारा खर्चा वो मैम उठाती है उन 17 बच्चों का, कि यानी कि टीचर हायर करना, फिर और उनसे कोई पैसे नहीं लेती। उनका मोटिव यही होता है कि वो बच्चे कुछ बन सके। और फिर बाद में विलासिता मैम की एक संस्था है सर, जो कैंसर सर्वाइवल बच्चे और गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है, और इतने ऑनेस्ट है कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। और आत्मदीपम जो ये आशादीप सोसाइटी है, उसमें से मेरी 40 कविता प्रकाशित हुई वेद सोच करके, जिसमें मेरी 40 कविता है सर। और वो साइड बाय साइड क्या बोलते हैं, हमें रिकॉर्डिंग भी बीए तक तो देते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग का भी वो संस्था कार्य करती है, और जिन्हें राइटर लगे तो वो राइटर भी देती है सर। ये संस्था का मोटिव हमें राजनीति में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात है, जब हमें चुनाव का अधिकार है तो हमें खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो दिमाग के बल पर चलती है ना सर। और जब राजनीति दिमाग के बल पर चलती है तो आप एक ब्लाइंड के दिमाग को, ये उसके आंखें न होने पर आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो राजनीति के लायक नहीं है। मोटिव यही है कि हमें राजनीति में भी दिया जाए, कि राजनीति में भी हमें जगह चाहिए। हमें सिर्फ चुनाव का अधिकार ही नहीं, हमें आरक्षण मिला है नौकरी में, और लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें सब जब इक्वल समझा जा रहा है, तो राजनीति के दौर पे हमें क्यों नहीं इक्वल समझा जा रहा है। और अभी मुझे ऑडियंस के डिमांड पे कविता बनानी है सर। जी भारती जी, बहुत खूब। तो भारती जी, आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने अंदर कविताएं लिखने का जो शौक है वो भी पैदा कर लिया है। तो ये कब सोचा कविताएं लिखने का? सर पहली बात तो मैं कोई पॉलिटिस्ट ही नहीं, बीए से अचानक पता चला कि मुझ में जो गुण है, और मेरे दोस्तों ने कि भारती वहाँ कविता चल बोल रहे हैं लोग, तो मैं सोचा, मैं ऐसी मजाक में गई इस माइक में कि मैं भी कविता बोलूंगी करके। और पता चला मैंने अपनी पहली कविता बनाई गुण स्वभाव और संस्कार पे, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे दोस्तों का रहा सर। मेरी एक दोस्त है शुभांगी बावने, उसकी हर बातें नहीं पता कविताएं बन जाती। और हर दोस्त होते हैं जो खुशियां बांटते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का स्वभाव बोला तो पानी पूरी जैसा था, कभी कड़वा कभी तीखा, और हर गुणों में एक मैंने कविता देखी। ऐसी बात नहीं कि दोस्त लड़ते झगड़ते तो सारे दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्त वो थी जो फिक्र के साथ मुझे एक कविता की सौगात देते गई, और शीघ्र कवि बनने का श्रेय मेरा उसी पे जाएगा। हालांकि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, स्वप्नाली है, प्रीति है, कल्याणी है, उन्नति है, निर्मिशा है, जो एलएलबी में मेरी मदद करते हैं, लेकिन शीघ्र कवि का श्रेय बोला जाए तो शुभांगी बावने पर ही जाता है। और मेरे जो अंकल थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, विजय अंकल, वो हर बार मुझे कहते थे कि भारती, जिस मंच पर खड़े हो जाओ वो मंच समझना अपना है, और अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने देना। और इसी बातों ने आज मुझे हर मंच से विजेता बनाकर लाया। मैं कभी हार कर वापस नहीं आई। तो मुझे साइड बाय साइड बोला जाए तो बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता गया, और मैं आगे बढ़ते गई सर। वो जो पहली कविता है उसकी 2 लाइनें सुना सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को? घमंड किया इंसान ने रूप रंग धन दौलत पे, ना किया घमंड गुण स्वभाव संस्कार पे। नादा इंसान भूल गया, रूप रंग धन दौलत मट्टी बन गई, गुण स्वभाव और संस्कार की वो कीमती दौलत ले गया। वाह, बहुत खूब भारती जी। और आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला, आपने बताया भी, और आपने खुद ने भी अपने अंदर हिम्मत पैदा की, जो कि सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं, आज सुन रहे हैं मन की आंखों से कार्यक्रम में आप भारती जी को, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो देख नहीं पाती हैं। तो भारती जी, अब भविष्य में क्या करना चाह रही हैं? सर पहली बात तो साइड बाय साइड मेरी कविता है, सारे मेरे दिव्यांग दोस्तों के लिए रहेगी, कि उसमें जो भी मेरा इनकम होगा, जो भी वो कविताएं कल चल के कौन से भी लेवल में जाए, लेकिन ये कविताओं का सारा श्रेय जब मेरे दोस्तों पर जाता है, तो मैं सारी कविताएं अपने दिव्यांग दोस्तों के काम आ सके, मैं यही मोटिव के साथ आगे चलूंगी। और हाँ, मैंने एलएलबी इसलिए किया सर, क्योंकि आजकल कई ऐसे मैटर है जिसमें क्या बोलते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। ब्लाइंड के साथ तो ज्यादातर होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दिव्यांगों के साथ गलत हो जाता है, लेकिन उनको जस्टिस मिल ही नहीं पाता सर, क्योंकि एक तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है,
और दूसरी तरफ कि वो अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। तो मेरा मोटिव तो ये रहेगा कि अगर मैं फ्री लीगल एड बन सकी तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि मैंने न्याय के लिए लड़ा। इसके अलावा जॉब वगैरह के बारे में क्या सोचा है? सर साइड बाय साइड यही कि मैं लॉयर बनकर एक अच्छा वकील बनूं और साइड बाय साइड अपनी कविताओं में नया रंग भरती रहूं। तो भारती, जब ये आंखों की प्रॉब्लम हुई तो फैमिली का क्या कहना था उस समय? सर फैमिली में तो बोला जाए तो मुझे सपोर्ट ही किया। बोला जाए तो मेरे भाई ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो एक ही चीज बोलता था, भारती अगर आप घर के अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो ब्लाइंड लोग बाहर निकलते हैं तो उनको एक हैबिट हो जाती है मोबिलिटी की, अंदर से जब डर नहीं निकलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई की वो शब्दों की प्रेरणा और साइड बाय साइड डैडी को डर था मेरे लिए कि रास्ते पे कम ज्यादा हो जाए। तो ये हर माता पिता को ये डर होता है सर। साइड बाय साइड फिर मैं जब पढ़ने लगी और मेरे जब अच्छे परसेंट आने लगे मैं, तो मेरे फैमिली भी बहुत खुश हुई कि मैंने आज यानी कि धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में। अब आज आपकी प्रोग्रेस को देख करके अब क्या फैमिली अब क्या कहती है? फैमिली को प्राउड होता है मुझ पे कि आज आंखें नहीं रहने पर भी मैं आज एलएलएम कर रही हूँ, साइड बाय साइड कविताएं भी लिखती हूँ। तो और इसके अलावा क्या क्या करती हैं? कविताएं और पढ़ाई के अलावा भारती क्या क्या करती है? जी पढ़ाई जी। और इसके अलावा बोला जाए तो सर मैं अखिल अहमद सर के क्लास में संगीत के स्टूडेंट को सुनकर, उनके गीतों की मधुर आवाज को सुनकर ऑन द स्पॉट कविता बनाती हूँ। और अखिल सर से मैंने यही सीखा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान के दिमाग को खुश रहना सिखाता है। लेकिन आज संगीत बोला जाए तो बीए से ही है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि पहली से 10वीं तक क्यों नहीं है। एग्जाम्पल तो मैं हूँ। जब मुझ जैसा इंसान आज डिप्रेशन से निकल गया तो जरूरी थोड़ी ना है दिव्यांगी डिप्रेशन में जाते हैं, आंख वाले भी तो जाते हैं ना सर। और आज जब मैंने बीए में स्टूडेंट की जो सिचुएशन देखी कि बीए में उस लेवल से कुछ नहीं आता, अच्छा करते हैं तो वही लोग करते हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लासेस लगाई है। लेकिन सर हर कोई क्लासेस नहीं लगा सकता ना प्राइवेट, इसीलिए अगर पहली से लेकर 10वीं तक अगर स्कूल में ही ये चीजें दी जाए तो आज जो बीए में जो स्टूडेंट की सिचुएशन है तो सिर्फ प्राइवेट क्लास लगाए वाले बच्चे ही नहीं, जिनको पहली से लेकर 10वीं तक भी म्यूजिक का नॉलेज दिया गया है बेसिक, तो वो लोग भी तो अच्छे करेंगे ना सर। आज गोल्ड मेडलिस्ट बोला जाए तो एमए में वही लोग हैं जिनको पहले से बचपन से ही प्राइवेट क्लासेस में वो शिक्षा दी गई। लेकिन आप भी जानते हो कि आज गरीब घर का बच्चा या तो उसकी मम्मी डैडी उसकी फीस भर पाएंगे या तो क्लासेस का खर्चा दे पाएंगे। तो सर ये चीज बोला जाए तो संगीत आज वंचित है लोगों से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पहली से लेकर 10वीं तक दिया जाए तो सब अच्छा करेंगे। और जहां तक मैंने मेरे ब्लाइंड दोस्तों को देखा तो ये ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम करते हैं सर, गाना गाते हैं। तो इन्हें ये चीज बेसिक नहीं मिला लेकिन तो भी ये आज इतना अच्छा गाते हैं। तो आप ही सोचिए अगर ये इन्हें पहली से लेकर 10वीं से ही मिले तो ये कितना अच्छा गाएंगे। इनकी आवाज क्या इंडियन आइडल में जाने लायक ये है अगर वो चीज उन्हें बचपन से दी जाए तो। सही है, बिल्कुल सही है। संगीत में आप क्या आपकी भी रुचि है संगीत में? जी हाँ, मैंने प्रवेशिका पूर्ण तक की एग्जाम दी है सर। गायन में? जी हाँ, लेकिन मैं उतना बेस्ट नहीं गाती हूँ। लेकिन हाँ अपने दिमाग को सही जगह पर लाने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए संगीत ने मुझे खुश रहना सिखाया। बोला जाए तो संगीत के गुरु अखिल अहमद सर मेरे दूसरे जीवन दाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अखिल अहमद सर भी ब्लाइंड है? नहीं सर, अखिल अहमद सर देख सकते हैं। और ज्यादातर तो अगर अखिल अहमद सर ब्लाइंड हो गए तो मुझे राह कौन दिखाएगा। नहीं क्यों, वैसे तो ब्लाइंड लोगों ने भी तो राह दिखाई है आपको सर ऑब्वियसली। लेकिन सबसे पहली बात सर, मेरे दोस्त बोला जाए तो मैं बहुत लेट मिली उनसे। लेकिन जब मैं पहली बार मिली तो मैं गुरु अखिल अहमद सर से मिली, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कोई ब्लाइंड संस्थाओं को, क्योंकि अब तक बचपन से लेकर अभी तक साइटेड के बीच में रही। तो ये सब नहीं पता था कि ब्लाइंड स्कूल बच्चे कैसे होते हैं। और मेरे दोस्त बोला जाए तो आज हीरे हैं सर। भले ही उनके पास आंखें नहीं है लेकिन उनकी मन की ज्योति इतनी प्यारी है कि उनके गुण और स्वभाव और संस्कार के कारण आज मैं उन पर खींची जाती हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। कि बोलते हैं ना कि आंखों से देखा जाए इंसान धोखा खाता है, मन से पढ़ा जाए आईना साफ नजर आता है। तो शायद भगवान ने मुझे दिव्यांग इसीलिए बनाना था ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल पाऊँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा भारती दी। तो अभी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कविताओं का, और शीघ्र कवि एक शब्द जो आपके लिए कहा जाता है,
तो सर आप मुझे कोई भी शब्द वहां से दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके दिए हुए शब्दों को मैं कविताओं में ढाल पाऊं। ये भी एक आपका हुनर है, गुण है ये आपका बहुत बड़ा। जी हाँ। आपने रेडियो सुना है? रेडियो के बारे में जानते हैं आप? जी हाँ सर। क्या जानते हैं? सर रेडियो के बारे में संगीत और न्यूज मिलते हैं हमें, वहां से सारी खबरें मिलती है, दूसरों के विचार हम सबको दूर भी रहकर यहाँ तक हम सुन पाते हैं। और जहाँ तक है आपके कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो आज बोला जाए तो मैं दूर भी हूँ, लेकिन मन की आंखों से आज सभी कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं। रेडियो शब्द देता हूं मैं आपको। जी बताइए। जी ठीक है। आज इसे दूरदर्शन ही बोलूंगी ना सर मैं हिंदी में? नहीं, दूरदर्शन अलग चीज है, वो टीवी का एक रूपांतरित रूप है। तो रेडियो बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे हिंदी में? हाँ, रेडियो बिल्कुल बोल सकते हैं। आज रेडियो के माध्यम से देखो आप सबके समक्ष में आ गई, अपनी गहरी शब्दों की सोच लेकर मैं आपके समक्ष में आ गई। आवाज मेरी सुनकर शायद आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको बिन देखे ही मैं खुश हो जाती हूँ। दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, दूर दूर से जब मधुर आवाज की ध्वनि कानों में मेरे पड़ती है, सारी खबर मुझे जल्दी जल्दी मिलती है। दूर रह के भी आपके विचार मुझ तक आ ही जाते हैं, तो जानो ऐसा लगता कि रेडियो ने जानो वो अहम भूमिका बनाई है। इसीलिए तो संचार के माध्यम से आप सभी की बातें मैं तो सुन ही पाती हूँ, और जानो हर शब्दों को सुनकर शब्दों की नई सोच बनाती हूँ। दूर दूर ही हो लगता उस समय की पास आप मेरे नजर ही आते हो, रेडियो के माध्यम से बिल्कुल मेरे समक्ष नजर ही आते हो। तो जानो ऐसा लगता मुझको रेडियो मेरा साथी आज ही बन गया, जिसने शब्दों की सोच दी वो अनोखा अनमोल साथी रेडियो आज मेरा बन गया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सचमुच ये बहुत जबरदस्त गुण है आपका, और आपने इसको पहचाना, ये और अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपको इसमें और मेहनत करनी चाहिए। जी सर। और लगातार मेहनत करनी चाहिए इस तरीके से कि श्रोता बंध जाएं आपके शब्दों के साथ। जी सर। बहुत खूब भारती जी। तो कुछ गा के भी सुनाने का मन है, एक दो लाइन? जी नहीं सर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी कि मैं उतनी बेस्ट सिंगर नहीं हूँ। हाँ, मेरे बाजू में मेरी दोस्त है जो सवाल बहुत बेस्ट का नहीं है, सवाल बेस्ट का नहीं है, सवाल सिर्फ गुनगुनाने का है। सर पहली बात तो सर अभी मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो शायद नहीं कर पाओगी सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो भारती जी, जो संस्थाएं जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं, जी उन सर। संस्थाओं में भी आप जाकर के अपना योगदान देती हैं? उनमें कोई पद वगैरह आपने ले रखा है? हाँ सर, वो संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ और अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए भी कविता बनाती हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी कविताएं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि मेरी एक कविता है कि भगवान से प्रश्न में करती निरंतर चलती है सोच मेरी, उन सोच को कैसे कागज कलम पर लिख में पाऊं। भगवान मुझे बता दो कि कैसे इन शब्दों को लिख में पाऊं। ब्रेल टकते हाथ है दुखते, ब्रेल टकते हाथ है दुखते, कैसे कागज कलम से लिख में पाऊं। तो भगवान मेरे कहते ना लेता तेरी आंखें उन आंखों का दर्द कैसे बताती, दिव्यांग की पीड़ा कविताओं के सुनहरे अक्षरों में कैसे सजाती। ना लेता किसी के आंख हाथ और पैर, इस दुनिया को उन अंगों की कीमत कैसे बताता। हर होते हैं अंग कीमती, इस दुनिया को मैं कैसे बताता। माना है कमजोर कदम ये, आज गिरते पड़ते लड़खड़ाते हैं, पर खुद ही तो संभल जाते हैं। गिरना पड़ना लड़खड़ा कर संभलना, यही जिंदगी होती है। इन्हीं दोनों पहलुओं से तो संसार की रचना होती है। बहुत खूब, बहुत खूब भारती जी। आपने एक बुक का जिक्र किया कि आपकी एक पुस्तक भी छपी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई? सर मेरी वेद सोच बुक प्रकाशित हुई। वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ सर ब्रेल में, मेरे दिमाग में जो भी चीज रास्ते में हो या कहीं पे भी हो, अगर जो चीज बन जाती है तो मैं तुरंत उसको वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब मैंने वेद सोच बुक लिखी तो मैंने 20 कविता मैम को दी थी। फिर मैम बोले भारती 40 कविता चाहिए, तो मैंने आधे घंटे में 20 कविता बनाकर मैम को दे दी। क्या बात है। फिर अभी मेरे पास 250 कविता है सर। और अगर बनाने बैठूं तो 1 घंटे में 25-30 जो टॉपिक आगे वाला देते जाएगा मैं कविता बनाते जाऊंगी।
तो वो जो 40 कविताएं हैं, जो बुक आपकी निकली है, वेद सोच आपने उसका नाम बताया, तो जी सर। ये मार्केट में मतलब भी है या केवल एक तरह से आपने इसको? सर ये बुक तो आशादीप संस्था में आपको मिलेगी। हम्म, जो प्रतिमा शास्त्री मैम है, इन्होंने हम्म। ये बुक क्या बोलते प्रकाशित की है, तो ये बुक वहीं से मिलती है सर, आशादीप संस्था से। ब्रेल लिपि में? जी नहीं सर, ये साइटेड लिपि में है ये बुक। अच्छा, इंक में ब्रेल है, में। ओके। जी 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 जी। और सारी कविताएं इसमें हिंदी में ही हैं? जी सर, सारी कविताएं हिंदी में है। मैम ने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर वो कविताओं को लिखा है, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि जो कविता मैं बोल दूं, दोबारा आप बोलोगे कि भारती उसे फिर से बोल, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। ये सबके साथ होता है भारती जी, एक बार जो शब्द आ जाते हैं मन में वो दोबारा बदल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी किसी भाषा में लिखती हैं आप? जी नहीं सर। जैसे आपकी अपनी भाषा तो शायद मराठी होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी भाषा हिंदी है सर, मराठी अच्छा। मुझे नहीं आती है। अच्छा, मैं मराठी नहीं समझती आती है, है? पर बोलते ठीक से नहीं आता है। तो घर में आपके हिंदी ही बोलते हैं? जी हाँ सर, सभी हिंदी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप हिंदी में ही लिखती हैं? जी हाँ तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? हमने थोड़ी देर पहले भी पूछा था आपसे। सर, हॉबी तो मेरी बहुत है। जब मेरे पास आंखें थी तो मुझे बाम्बू आर्ट आते थे, सिरामिक वर्क आता था, और थर्माकोल के बड़े बड़े मंदिर बनाती थी मैं गणपतियों के, और मेहंदी क्लासेस लेती थी। और अच्छा एलएडी कॉलेज में प्रथम पुरस्कार भी मैंने जीता था मेहंदी में। तो अच्छा। बोला जाए मुझे सभी कलाएं आती है। तो फिर बाद में जब मेरे पास आंखें गई और मैं कॉटन का गणपति बनाती हूँ बियर की बोतल पे, वो चीज सिर्फ मेरे पास है अभी, कि मैं बिन हाथों के स्पर्श से वो कॉटन का गणपति बना सकती हूँ, लेकिन बाम्बू आर्ट, सिरामिक वर्क, मेहंदी, ये सब अब नहीं कर सकती सर। ये नहीं कर सकते आप? तो ये जो आपका आर्ट है उसको आप कर रहे हैं अभी उस पर काम, या आप छोड़ दिया वो भी आपने, उस पर भी हाँ काम? सर, बाकी की जो बारीक काम है उसके लिए आंखें लगती है। नहीं, कॉटन ये के जो आपने गणपति गणपति बनाती बनाने हूँ। का जो बताया कॉटन से, जी सर, ये ये बनाती हूँ मैं। अच्छा मुझे 2.5 घंटे लगते हैं इसे बनाने में, बियर की बोतल पे पूरा तैयार करने को फ्रेम। अच्छा। फिर उसको बनाते हो, मतलब मेरा मतलब ये है कि लोगों को देते हैं आप या जी नहीं? हाँ, शादी में मेरे दोस्तों की गिफ्ट करती हूँ। लेकिन सर अच्छा। बेचने के इससे नहीं बनाती, क्योंकि वैसे बहुत समय लगता है, बारीक वर्क भी, उसकी आंखें बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए वो बोला जाए तो शादी में रुखवत के लिए ही बना के देती हूँ सिर्फ। ओके ओके, बहुत खूब। तो अभी आपने एलएलएम में, मतलब एलएलबी जब किया आपने, तो क्रिमिनोलॉजी को ही क्यों चुना? सर, मेरा मोटिव यही था कि मैं क्राइम के मैटर लूं, कि मर्डर हो गए, रेप हो गए, जो हाँ, तो हीनियस इसी को ही क्यों क्राइम। चूज किया आपने जी? इसीलिए किया सर कि आजकल बोलो तो क्राइम इसी में तो ज्यादा हो रहे हैं ना। क्योंकि बोला जाए तो आज इतनी लड़कियों के साथ गलत हो जाता, लेकिन अच्छा वकील नहीं मिल पाता पैसों की कमी के कारण। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी फील्ड चुनूं जिसमें सही में लोगों के काम में आ सकूं। तो आप इस माध्यम से, यानी अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है उसकी मदद से भी आप लोगों को हेल्प करना चाहती हैं? जी हाँ सर। इसके अलावा आपकी अध्यात्म में भी रुचि है भारती जी? जी हाँ सर। कैसे, क्या करते हैं आप उसके लिए? सर, जैसे कि मुझे रामायण सुनना अच्छा लगता है, हम्म। तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। चालीसा सुनना, सप्तशृंगी सुनना, मुझे मंदिर जाना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लाइफ में सिर्फ 2 ही काम है, खाना बनाना तो मुझे आता नहीं, पूजा करना और पढ़ना, ये 2 ही काम आते हैं मुझे। अच्छा, और कविताएं लिखना? जी हाँ, इसलिए तो कविता मैंने मेरी लिखना? कविताओं का नाम वेद सोच रखा ना सर, क्योंकि मैं उसे कंसीडर सरस्वती से करती हूँ। और बोला जाए तो जो किताबें हैं, वेद, पुराण, ये सब वो ज्ञान है जिसके माध्यम से आज हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और जब तक हमारे दिमाग में ही ज्ञान नहीं होगा तो कविता कहाँ से क्या बोलते बनेगी सर। अच्छा, कविताएं लिखना तो ठीक है, कविताएं सुनने का भी शौक है आपको? जी हाँ सर, सुनने का शौक है। मुझे सबसे ज्यादा हरीश्वर राय बच्चन की कविता बहुत अच्छी लगती है। हरिवंश राय बच्चन? जी, कोई हरिवंश याद है राय बच्चन उनकी? की। कोई कविता याद है, 2 लाइनें आपको? जी सर, उतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन सुना है। और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता। तो आपके पसंदीदा कवियों में बच्चन साहब हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं? जी सर।
जी। और किसी जो प्रोग्राम होते हैं कवि सम्मेलनों के, जी वहां सर। कभी गए आप? जी हाँ सर, मैं विदर्भ कवि सम्मेलन में गेस्ट बन के गई थी वहां नहीं, पर। कवयित्री के रूप में गए हैं कहीं आप? जी हाँ, कवित्री के रूप में मुझे गेस्ट बनाकर बुलाया गया था विदर्भ कवि सम्मेलन में सर। अच्छा, अभी कब की बात है ये? ये 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, जब मैं एलएलबी फाइनल ईयर में थी सर। अच्छा, फिर वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? सर वहां पे मैंने बोला जाए तो तुरंत ही कोरोना खत्म हुआ था, तो मैंने उस समय कोरोना को तुरंत एनालाइज किया और अपनी कविता बनाई। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। किसी के मांग का सिंदूर है छीना, बेटे को पिता से छीना था। कितने बच्चे अनाथ हुए, कोरोना विश्व में आया था। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। अब कारखाने में चिमनी धुआं अब ना उगले, अब मंदी चढ़ी बाजारों में, घर में चूल्हे ना जले, अब आग लगी शमशानों में। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। नई नवेली दुल्हन कितने सपने लेकर आई थी, अच्छे संस्कारों से ससुराल की बगिया को महकाए, वो तो आशाएं लेकर आई थी। कोरोना इसमें नजर लगाए, नई नवेली दुल्हन सफेद लिबास में नजर ही आई थी। हाथों की चूड़ियां टूट गई, हाथों की चूड़ियां टूट गई, जबकि मेहंदी की हाथों की फीकी न होने पाई थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। जिस पिता ने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, बुढ़ापे का वो बनेगा सहारा, अपना पेट काट काट कर बड़ा इंसान उसे बनाया था। कोरोना इसमें नजर लगाए, बेटा पिता का सहारा न बन पाया था, अंतिम समय में पिता अपने लाल की सूरत देख न पाया था। यह बेटा पिता को अग्नि देता, यह बेटा पिता को अग्नि देता, पिता ने जलती हुई चिता दूर से देखी थी। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। खुशियां मची है घर में, देखो नन्हा मेहमान आने वाला है, इस घर का कुल दीपक देखो वारिस आने वाला है। सपने सारे सपने रह गए, घर का वारिस माँ की कोख में ही चला गया, किलकारी ना गूंजी घर में, मातम देखो फैल गया। चीन के षड्यंत्र से कोरोना विश्व में आया था, आतंक से भी ज्यादा आतंक कोरोना ने फैलाया था। और इस कविता ने सर 3 बार मुझे पुरस्कार दिया। त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने प्रथम पुरस्कार लिया, एलएडी कॉलेज में भी मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त हुनर है ये आपका, वाकई में कहना पड़ेगा। लुई ब्रेल साहब, अभी अभी हमने ब्रेल जयंती भी मनाई और जी हाँ वर्ल्ड सर। ब्रेल डे भी मनाया, तो लुई ब्रेल पर भी आपने कोई कविता लिखी है भारती? जी हाँ सर, मैंने वो इंटर पॉइंट पे कविता लिखी थी, जो 6 अक्षरों की ब्रेल होती है ना, उस पर कि जैसे वो 6 अक्षरों की पार्टी पे, उस पे मैंने अपनी कविता लिखी थी सर। अच्छा, लुई ब्रेल साहब पर नहीं लिखी आपने? जी नहीं सर, वो इंटर पॉइंट पे मैंने कविता लिखी थी। सुनाइए उसकी 2 लाइनें, आ, याद है? 6 अंकों पर देखो, 6 अंकों पर देखो, आज कितने कमाल में कर गई, कविताओं के सुनहरे अक्षरों को ब्रेल की पार्टी पर ही घड़कर देखो शब्दों की रचना घड़ गई। अ आ ई नहीं मैं, आहा हूँ मैं, तभी तो पूरे शब्दों की 12 खड़ी हूँ मैं। न होती वो ही ब्रेल पार्टी तो कैसे कविताओं को लिख में पाती, और कैसे स्पर्श कर कर उन कविताओं को मैं खुद ही पढ़ ही पाती। उभरे हुए ये सारे अक्षर, उभरे हुए ये सारे अक्षर सफेद मोती की भांति लगते हैं। कागज में जब कलम से लिखो तो वो काले काले मोती अलग ही जानो लगते हैं। लेकिन मन के दर्पण को देखो, आज सफेद रूप में मैंने ब्रेल के माध्यम से आज उतारा है। देखो न काले मोती का सहारा लेकर मैंने सफेद मोती के सहारे से ही तो ब्रेल लिपि के माध्यम से आज अपनी कविताओं के सोच को घड़ ही डाला है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो खाली समय में क्या करती है भारती? सर खाली समय में सिर्फ शब्दों में गुम रहती हूँ, कविताओं अच्छा। से। क्योंकि मैं पढ़ के थक जाती हूँ सर। बोला जाए तो मेरी पढ़ाई, बोला जाए तो 8-9 घंटे पढ़ो तो ही मैं पास होगी। तो उसके बाद जब दिमाग पूरा थक जाता है तो मैं अपने शब्दों में कविताओं की दुनिया में समय बिताती हूँ। अच्छा,
फैमिली के साथ समय कब बिताती हैं भारती जी? सर वो तो बहुत कम। तो ये शिकायत नहीं रहती कभी फैमिली को? नहीं, उनको पहले से पता है कि मैं बचपन से अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, अपने किताबों के साथ, और जब दिखता था तो अपने आर्ट के साथ। तो उन्हें पता है कि मैं ज्यादातर शांत अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, तो कोई परेशान भी नहीं करता। उसे पता है ज्यादातर मेरे कान में हेडफोन होता है सर, ओ। कि मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है यूट्यूब की, तो मम्मी को पता रहता है कि पढ़ रही है करके, तो कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं है। हम्म। आपके फैमिली में भारती जी किसी और को भी कभी ये प्रॉब्लम हुई आंखों की, या जी आप ही नहीं पहले सर, हैं? किसी को नहीं हुई, परिवार में सभी देख सकते हैं, सिर्फ मैं आपको ही ही हुई? ब्लाइंड हूँ। आपको हुई? अच्छा भारती जी, कुकिंग वगैरह का भी कुछ है शौक, या वो नहीं करती हैं बिल्कुल भी आप? सर वो बताते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता। आपको नहीं लगता कि नॉर्मली ये सभी ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत रहती है ब्लाइंड होने के बाद? तो आपको इस फील्ड में भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, या आपको फैमिली करने नहीं देती है? सर पहली बात तो मुझे खाना बनाना ये बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, आपको लगता है जोमेटो स्विगी है, कहाँ दिक्कत है, क्यों? जी हाँ, वैसे है ना सर, मम्मा है, नहीं भाई नहीं, है। कभी अकेले भी अगर हुए किसी मामले में तो तो सर ऑर्डर मेरे कर दोस्त देंगे। है ना, उनके घर चले हाँ, जाऊंगी खाना खाने। उनके उनके घर चली जाऊंगी, ये भी ठीक है। इसलिए आपको कुकिंग पसंद नहीं है, जी बिल्कुल नहीं पसंद है। और इसीलिए और उस पहली तरफ बात तो आपने। कुकिंग के साथ मुझे खाना खाना भी नहीं पसंद है सर। ओ, तो वो इसीलिए आपने मजबूरी में बोला जाए तो मैं चल खाना फिर पड़ता पाऊँ। है, जीने जीने के लिए खाना पड़ता है। जी हाँ। और इसीलिए आप उस फील्ड में नहीं गए, वरना कुकिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते थे, राइट? जी जी जी। चलिए, तो कोई नहीं, ये पता चला हमको कि कुछ ऐसा भी है जो भारती जी को नहीं आता है। जी हाँ। तो सर अगर सभी इंसान सभी तरह से संपूर्ण हो जाए तो भगवान की जगह ले ले। हम इंसान है इसलिए तो हमने कुछ ना कुछ कमियां होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने कि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। भारती जी बताइए कि तो जीवन तो अच्छा खासा चल ही रहा है, अब डिप्रेशन से अब आप बाहर आ गए हैं, बल्कि आप खुद बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हैं। कुल मिला के सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब कभी बात होती है फैमिली में शादी वगैरह के बारे में? सर पहले से मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी के मैं खिलाफ हूँ, और अच्छा। इसीलिए भाई को भी पता है कि अगर शादी की बात की जाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर 2 पॉइंट ब्लड पे चले जाऊंगी। इसलिए ये सब बातें तो कोई करता ही नहीं, और मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना और पढ़ाई करना पसंद है। थर्ड चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, शादी ब्याह इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं सर, और ना ही कभी नहीं, सोचूंगी। आपने तो नहीं सोचा कभी फैमिली, मम्मी वगैरह पापा वगैरह नहीं कभी नहीं बोला? नहीं, भाई ने भी कभी प्रेशर नहीं डाला, ना ही पापा ने, ना ही मम्मी ने। अच्छा, ओके। और आपने ये सोच ही रखा है कि आपको अकेले मतलब रहना है, मैंने यानी बिना शादी के ही आपको रहना है ना? जी 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 सर। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डिसीजन में बिल्कुल पक्के हैं। ये आपने सोच रखा। जी हाँ तो सर। इस वजह से कोई बात भी नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बीएफ और जीएफ वालों से पहले ही दूर रहती हूँ सर, क्योंकि मुझे वो आध्यात्मिक विषय पसंद नहीं है। हाँ, पढ़ाई के टूवर्ड्स अगर मुझे कोई मेरे दोस्त मेरी किताब लेके अगर वो अपनी आंखों से देख देख के पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्त बोला जाए तो गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं अभी तक, और इससे ज्यादा दोस्त नहीं बने कभी। वो मुझे नहीं भारती बोरिंग जी, समझते हैं। भारती जी होता क्या है ना कि जो आप कह रही हैं वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो समाज में कई सारी चीजें होते हैं, उनमें से विवाह भी एक है, शादी ब्याह भी एक उसमें जी से हाँ है। सर, आपकी बात सही है। जी, इसलिए हर कोई गलत हो ऐसा भी नहीं है। नहीं सर, देखो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं लाइफ। इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ किसी के मामले में, क्योंकि हाँ, वही ऐसी बात है, मैं अपने विचारों से शादी के खिलाफ हूँ। मेरे दोस्त हो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो जरूरी जो नहीं, उनकी इसीलिए मैं लाइफ कह है रहा वो हूँ। अपनी लाइफ जिए, लेकिन मैं बिल्कुल। इंटरफेयर नहीं करती हूँ किसी केस में। हम्म बिल्कुल ठीक। तो अब तो आंखों को लेकर के तो आप चिंतित नहीं हैं कि, क्योंकि अब आपने एक राह पकड़ ली है, अब अच्छी चल रही है जिंदगी आपकी, या अभी भी आपको कभी कभी अकेले में ख्याल आता है कि अरे कहाँ ही गड़बड़ हो गई है सब आंखों को लेके? हाँ जी, कभी कभी आता है कि मुझे पढ़ने का शौक है, और कभी रिकॉर्डिंग जल्दी नहीं मिलती तो उन किताबों को पढ़ने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि काश मेरे पास आंखें आ जाए और मैं पढ़ लूं।
मैं खुद पढूं, ना कि रिकॉर्डिंग में कब रिकॉर्डिंग मिलेगी और कब कोई सर्च करके देगा, क्योंकि एलएलएम की सारी नोट्स अभी गूगल से सर्च करना है सर, कोई मार्केट में किताब नहीं है। तो जब वो आगे वाला सर्च करके देगा उस टॉपिक पे तभी मैं पढ़ूंगी। और मुझे रोज पढ़ने की आदत है, एकदम से पढ़ना नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए ये चीज का एहसास होता है सर कि मैं खुद करूं, जल्दी से पढूं और मेरा सिलेबस पेपर के पहले मैं पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लूं। तो होती है ये चीज का एहसास होता है। अवेलेबल नहीं है हमारे को। तो भारती, आपका जो जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है क्रिमिनोलॉजी में? हाँ सर, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है जो मेरी मैम पढ़ाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अच्छा, आर्टिकल 14 के बारे में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन कोरोना के समय मुझे एहसास हुआ कि इक्वालिटी किधर है। जब मैंने ये देखा कि क्या बोलते सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उन किताबों को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, उन काले अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सकती। तो शिकायत तो सबसे पहले मेरी भगवान से थी। मैंने भगवान से कहा कि मेरी मैडम आर्टिकल 14 पढ़ाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि संविधान की किताब में पढ़ती हूँ, समान अधिकार सोच सोच खुश हो जाती हूँ। फिर भगवान से शिकायत करती हूँ, तेरी दुनिया में भगवान समान अधिकार न दिए दुनिया में लोगों को। भविष्य के वकीलों की कतार लगी है, मैं गुनहगार बनकर कटघरे में खड़ी नजर आई। सब आंखों से देख के पढ़ते भगवान, मैं कानों से सुनती पढ़ती हुई नजर आई। सोचा ना था पहला मुकदमा अपने आप के लिए ही लड़ना होगा, अपनी कमजोरी के संग आगे मुझे ही बढ़ना होगा। तो हर लेक्चर ने मुझे एक कविता दी और ज्यादातर मेरी कविताएं मेरी मैम जो पढ़ाती गई, तो साइड बाय साइड मेरे नॉलेज के साथ वो मुझे कविताओं की भी सौगात देते गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज तो जब बढ़ता जाता है तो फिर हमारा सोचने समझने का जो दायरा है वो भी बढ़ता जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी कविताओं में भी दिखता है। बिल्कुल ठीक। तो आए दिन रोज अखबारों में क्राइम की खबरें तो छाई रहती हैं भारती जी, परेशान नहीं होती हैं आप उन सबको पढ़ करके, देख करके? नहीं। अच्छा, आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? तो मंदिर में अच्छा, अपना मूड फ्रेश करने चले जाती हूँ, क्योंकि अच्छा, आप घटनाएं न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? समाज में होते ही रहेगी। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं भारती आप? जी हाँ सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? भाई पढ़ते हैं तो मैं सुनते रहती हूँ, नवभारत, दैनिक भास्कर, तो वो बताते हैं कोई अगर खबर आई तो पूरा पेपर तो वो मुझे बता नहीं सकते पढ़ के, लेकिन मम्मा बताती है, जैसे क्या हो रहा है समाज में तो मम्मा बताती है। और इच्छा होती है कि पूरा न्यूज़पेपर पढूं, लेकिन तो भी उतने में सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जितना भाई पढ़ के बताते हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया, आपने कभी उस पर आपका ध्यान गया हो, जिसने आपको अंदर तक हिला करके रख दिया हो? और जो पहली बात तो वो निर्भया केस जो हुआ था जी, और अभी जो क्या बोलते हैं वो डॉक्टर का केस जो हुआ, तो ये बोला जाए तो बहुत ही इतना दहशत थी कि ऐसा लग रहा था कि इंसानियत शायद अभी रही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा भारती, काफी हम कविताएं तो सुन ही रहे हैं आपसे और प्रोग्राम में बातचीत भी चल रही है। मम्मी पर भी कभी कुछ लिखा है आपने, माँ पर? जी हाँ जी। मम्मी पे लिखा है, माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। जिस माँ की बेटी दिव्यांग हो जाती है वो अपने मम्मी के चिंता का कारण बन जाती है। कॉलेज में जब बेटी जाती माँ चिंतित हो जाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। घर के सारे काम करे पर मन बेटी में होता है, बुरी बुरी बातों से उसका मन घेरा हुआ होता है। लोगों की बुरी नजरों से क्या मेरी लाडली बच पाती है, सही सलामत मेरी लाडली घर को आ पाती है। माँ की ममता का तुमको महत्व आज बताऊं, उसके अनमोल प्यार की मैं कीमत कैसे लगाऊं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वही मैं इसीलिए मुझे लगा कि इस पर जरूर आपने कुछ न कुछ लिखा होगा। तो अभी आंखों की दवाई वगैरह भी चल रही है आपकी? जी नहीं सर, अब सब बंद। तो बहुत खूब भारती जी, काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपकी बातें सुन करके। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, मन की आंखों से, आपने
अपनी आंखों की रोशनी के कम होने के बाद, इतने सालों तक डिप्रेशन में रहने के बाद अपने आप को जिस दमदार तरीके से खड़ा किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत जबरदस्त बात है ये। तो नागपुर के बाहर कहाँ गए आप प्रोग्राम के लिए भारती? सर मैं त्र्यंबकेश्वर गई ना, और क्या बोलते हैं, अभी अयोध्या जाऊंगी। इसके पहले भी मैं गए सर, कहाँ अभी वो बताइए, अभी तक कहाँ गए हो? सर अभी तक तो मैं इधर ही तक गई हूँ, नागपुर के बाहर नहीं गई हूँ। बोला जाए तो अच्छा त्र्यंबकेश्वर इधर तक ही गई हूँ, बॉम्बे तक गई हूँ, बस उसके आगे नहीं गई सर। अच्छा, मतलब अभी तो आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले हैं? नहीं 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 सर। और ज्यादातर प्रोग्राम आपके नागपुर में ही होते हैं? जी हाँ सर, यहीं पे हुए। तो हर महीने एक आध प्रोग्राम हो जाता है? सर हर महीने बोला तो 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। अच्छा, 5-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। इसमें कुछ आपको भारती जी हम जानना ही चाह रहे हैं कि कुछ मतलब आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है या केवल परफॉर्मेंस हाँ के तौर सर, पर? वैसे तो कॉलेज के जितने भी कंपटीशन हो तो उस लिफाफे में 1000-2000 ये तो मुझे मिल ही जाते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने जब प्रथम पुरस्कार जीता तो उसमें मुझे 2000 रुपए प्रथम पुरस्कार दिया गया। यानी कुल मिला के आप जहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए वहाँ पे एक तरह से आपको आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है, आपकी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, आराम से आप अपना खर्चा भी निकाल लेती हैं, राइट? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पॉकेट मनी नहीं, मेरे जो भी पैसे आते हैं वो भगवान के मंदिर में जाते हैं। अच्छा। तो मैं जैसे कि जिस उद्देश्य से मैं चल रही हूँ कि ये कविताओं के पैसे मैं अपने दिव्यांग दोस्तों के लिए कल चल के उनको सहयोग करूँ, तो जब तक मैं कुछ नहीं बन जाती तो वो अमानत तो मंदिर की दान पेटी की है ना, तो मेरे लिफाफों के सारे पैसे मंदिर में जाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छी बात है भारती जी, आपको जो एक कला आपके अंदर है कविताएं लिखने की और कविताएं सुनाने की, सबसे बड़ी बात इंस्टेंटली यानी तुरंत शीघ्रता से किसी भी विषय पर कविता लिखने का ये जो हुनर है, ये बहुत ही अच्छा है और आगे और इसमें आप तरक्की करें, यही हम चाहते हैं। और ज़िंदगी में आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हों। और जो अब आँखों की जो समस्या उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो अब लोगों को रोशनी एक तरह से दिखाने का काम कर रही हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, तो उसी में ही आपको लगे रहना चाहिए। रेडियो मधुबन पर आज मन की आंखों से कार्यक्रम में आपने आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई प्रेरणादायी कविता सुनाएं और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है लास्ट में? अपने श्रोताओं से मैं इतना कहना चाहूंगी, आप सभी के सहयोग के कारण ही तो आज मैं आगे बढ़ ही पाई हूँ। आप न होते हर मंच पर जब मैं कविताओं की सोच प्रस्तुत करती हूँ तो कैसे मेरे कविताओं में नई रंगत मैं ढा पाती, और आप सभी के सहयोग के बिना कैसे कविताओं की दुनिया में मैं रंग जमा ही पाती। धन्यवाद जी, बहुत बहुत खूब भारती जी, ये भी शीघ्रता से आपने लगता है सोच लिया अभी अभी, है ना? जी चलिए, बहुत खूब। तो आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारती जी, आज एक बार फिर से आपने जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। तो श्रोताओं, धन्यवाद आज का सर। ये मन की आंखों से कार्यक्रम आप सबको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। 94-14-15 पर मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में। तब तक दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को। धन्यवाद। धन्यवाद।